Good evening. So let's start. Who said Shakespeare was the most human of all the great poets? ये किसका मानना था कि शेक्सपियर सारे ग्रेट पोएट्स में मोस्ट ह्यूमन है? ये मानना था W.H. ओडन का. ओके, W.H. ओडन ने मेकिंग, नोइंग एंड जजिंग उनका 1956 में आया था. उसमें ये पॉइंट बोला था कि शेक्सपियर was the most human of all the great poets. Okay, next question. Who said शेक्सपियर वाज नॉट मीन्ट फॉर द क्लासरूम बट फॉर द स्टेज? ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन बैरी मोर ने. ओके, जॉन बैरी मोर को ऐसा लगता था कि जो शेक्सपियर के प्ले हैं ना, अब हम शेक्सपियर के प्ले कहाँ पढ़ते हैं? अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं ना, ऑब्वियसली. तो जॉन बैरी मोर का मानना था कि वो क्लासरूम में पढ़े जाने के लिए नहीं है, बल्कि स्टेज पे परफॉर्म किए जाने चाहिए. उन्होंने इस तरह से शेक्सपियर के प्ले को अप्रिसिएट किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर 1767 ओके इज रिटन बाय. जो ये एन एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर है, ये किसने लिखा है? ये बताना है. तो ये है रिचर्ड फार्मर का. ओके, याद रखेंगे. और हेलन गार्डनर ने क्या लिखा है? जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हेलन गार्डनर, उन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है द आर्ट ऑफ T.S. इलियट. यह आया था 1949 में. ये भी याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट. द वर्स्ट इज़ नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द बर्ड्स. ओके, ये किसने बोली है लाइन? किंग लियर में. द वर्स्ट इज़ नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द वर्स्ट. ओके, ये एडगर की असाइड है. ओके, एडगर कहाँ था आपको पता है? किंग लियर में था ऑब्वियसली. एक्ट 4 सीन फर्स्ट में ये एडगर असाइड तो आपको पता ही है, असाइड है ये एडगर की. एडगर ने खुद को डिस्गाइज किया हुआ था, मतलब भेष धारण किए हुआ था. किसके रूप में? एज ए मैड बैगर. नाम था उसका टॉम ओ बेडलैम. ओके, तो वहाँ पे वो अपने फादर से मिलता है. फादर का नाम ग्लॉस्टर. अपने फादर से मिलता है वो, मतलब काफ़ी समय के बाद मिलता है वो एडगर. तो वहाँ पे जब वो अपने फादर से मिलता है, अब वो देखता है, क्या देखता है कि उसके फादर ग्लॉस्टर क्या हो जाते हैं? अंधे. ही हैज़ बीन ब्लाइंडेड. तो वो इस तरह से जब देखता है, इतनी बस्ट मतलब ख़राब कंडीशन है ना, उसके सामने कितनी ख़राब परिस्थिति है, तब यहाँ पे वो ये साइड बोलता है ना, इतनी ऐसी सिचुएशन में. और मतलब उसके कहने का क्या था? द बस्ट इज़ नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द बस्ट. जो ख़राब स्थिति है ना, वो तब तक ख़राब नहीं हो सकती जब तक कि हम उसे फील ना करें. उसके कहने का मतलब यही है. कभी कभी हम ज़्यादा चीज़ों को, यहाँ तो वैसे उसके साथ कंडीशन ख़राब है ही, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक करके क्या कर लेते हैं? अपनी कंडीशन को ज़्यादा और ज़्यादा क्या कर लेते हैं? वर्स्ट कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं उसको और ज़्यादा, जितनी वो होती भी नहीं. ठीक है, इस तरह से. और मोस्टली चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव पर भी निर्भर करती हैं ना, हम चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, और जो ये एडगर के फादर है ग्लॉस्टर, ये जो ग्लॉस्टर वाला प्लॉट है, अगर ये क्वेश्चन आए कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया था सिडनी के आर्केडिया से. ओके, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, सिडनी के आर्केडिया से. ओके, नेक्स्ट. नोबल मैडम, मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास, देयर वर्च्यू वी राइट इन वाटर. ओके, ये किसने बोला है? हेनरी 8 में. ये बोला है लाइन ग्रिफिथ ने. ओके, अब ग्रिफिथ ने यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है नोबल मैडम, मतलब वो उसको संबोधित करते हुए बोल रहा है नोबल लेडी. जो मैन के इविल मैनर्स होते हैं, जो मैन की बैड क्वालिटीज़ होती हैं, वो रिमेंबर, मैंस बैड क्वालिटीज़ आर रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाता है एज इफ़ देवर इनग्रेव्ड, जैसे उन्हें किस पे मतलब चिन्हित कर दिया हो, किस पे? मेटल पे. ब्रास लिखा है ना, मतलब किसी धातु पे उनसे खुदाई कर दी हो, है ना, कि हाँ ये व्यक्ति गलत है, मतलब इसके अंदर ये बैड क्वालिटीज़ हैं. बट देयर वर्च्यू, जो उनके गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? वी राइट इन वाटर, वो हम पानी पे लिखते हैं, मतलब वो एकदम धुल जाते हैं. तो वो पानी पे लिखते हैं तो क्या हो जाते हैं? जो उनके गुण होते हैं वो क्या किए जाते हैं? भूलवा दिए जाते हैं हमारे द्वारा, मतलब हम भूल जाते हैं उनके गुणों को. देयर वर्च्यू आर फॉरगॉटन एज क्विकली, इतना ही जल्दी, एज इफ दे वर रिटन ऑन वाटर, जैसे कि वो पानी पे लिखे हों. ओके, वैसे भी आपने नॉर्मल वे में देखा होगा,
यू नो, जैसे जो कोई हमारी अच्छी क्वालिटी होती है उसे तो कोई नहीं याद रखता, और जो हमने कुछ एक गलती कर दी होती है सब लोग याद रखते हैं, है ना। तो ये मानना था, ये कहा था हेनरी एट्थ ने, सॉरी हेनरी एट्थ प्ले में ग्रिफिथ ने। ओके, याद रखेंगे। और हेनरी एट्थ क्या है, एक हिस्ट्री प्ले है ऑब्वियसली। इसको को-ऑथर्ड किया गया था बाई जॉन फ्लेचर। ओके, जॉन फ्लेचर के द्वारा। टाइटल इसका ऑल इज़ ट्रू भी है हेनरी एट्थ का। ओके, याद रखना है। और ये शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले है। ओके, ये फिनिश नहीं हुआ था। और इसकी जो परफॉर्मेंस थी 1613 में, तो जब वो परफॉर्म हो रहा था तो उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो वो ग्लोब थिएटर था उसमें क्या हो गई थी, आग लग गई थी। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको हेनरी एट्थ के समय पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवेनिया, चिरॉन और डिमेट्रस, ये बताना है हमें ये करेक्टर कहाँ पे थे। ओके, तो ये सारे करेक्टर हैं टाइटस एंडोनिकस के। ओके, टाइटस एंडोनिकस कब आया था, 1593 में। एक ट्रेजेडी है ये, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो है लगभग ऑलमोस्ट 1588 से लेके 1593 के बिटवीन मतलब लिखी गई है। और जो शेक्सपियर के इसको फर्स्ट ट्रेजेडी माना गया है, ये आपको पता ही होगा पॉइंट। और ये लिखी गई थी कोलैबोरेशन में किसके साथ, जॉर्ज पील के साथ। ओके, जॉर्ज पील के साथ लिखी गई थी। और ये शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट मतलब काफ़ी इसमें खून खराबा है, वायलेंट प्ले है ये, ब्लडिएस्ट, ज़्यादा जिसमें ब्लड दिखाया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें बोल जाते हैं ना, एक लोग एक दूसरे का मतलब मर्डर करते हैं। और हेराल्ड ब्लूम है ना, उन्होंने इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया है, इस प्ले को बोला है टाइटस एंडोनिकस को एज ए हाउलर, एक बहुत बड़ी गलती, एंड ए पोएटिक एट्रोसिटी। ओके, इसको बोला है। और टी.एस. इलियट ने भी बोला है इसको, टी.एस. इलियट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट, सबसे ज़्यादा स्टूपिड प्ले है ये, और मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले। मतलब जैसे हम किसी प्ले को देख के कुछ इंस्पायर होते हैं, लेकिन ये प्ले ऐसा है जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। ओके, ऐसा मानना था टी.एस. इलियट का। ओके, और जो ये लवन्या है ये टाइटस की डॉटर है। और जो ये चिरॉन और डेमेट्रस हैं ये तमोरा, समृद्ध तो आपने पढ़ी होगी इसकी ऑब्वियसली, तो ये तमोरा के सन है, उसके बेटे हैं। ओके, नेक्स्ट। ए ड्राउसी फ्राउसी पोम कॉल्ड द एक्सकर्जन रिटन इन मैनर विच इज़ माई एवर्जन, हु सेड दिस अबाउट वर्ड्सवर्थ एक्सकर्जन। एक ड्राउसी फ्राउसी मतलब नो वैल्यू, मतलब एक ऐसी पोयम उबाउसी जिसकी कोई कीमत ना हो, नो वैल्यू मतलब बिना वैल्यू की। कॉल्ड द एक्सकर्जन, ऐसे एक्सकर्जन को बोला उन्होंने। ओके, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ना ये। रिटन इन ए मैनर, एक ऐसे मैनर में लिखी हुई है, एक ऐसे तरीके से लिखी हुई है, विच इज़ माई एवर्जन, जो मेरा क्या है, मेरे लिए मतलब एवर्जन मतलब घृणा, मतलब जिससे मुझे घृणा है। ये बोला था वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन के बारे में। किसने बोला था, ये स्टेटमेंट दिया है वायरन ने। ओके, वायरन का आया था ना डॉन जुआन। ओके, आपने सुना होगा, जस्ट मैं लिख के दिखाती हूँ, डॉन, जस्ट ए सेकेंड, डॉन जुआन। ओके, डॉन जुआन में कैंटो 3 में आई है लाइन, जहाँ पे वायरन ने ये बोला है। ओके, किसके बारे में, एक्सकर्जन के बारे में। ओके, नेक्स्ट। इट टाइमली utterance gave that thought relief and I again am strong। ये लाइन कहाँ से है ये बताना है। तो ये लाइन है इमोर्टलिटी ओड की। ओके, इमोर्टलिटी ओड, पूरा टाइटल इसका पता ही है आपको, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, यही है ना इसका पूरा टाइटल। तो यहाँ पे है ये लाइन ऑब्वियसली। तो इसमें ये बोला है, मतलब जो ये लाइन है इमोर्टलिटी ओड की, वर्ड्सवर्थ की, तो इसमें ये कहा है उन्होंने कि जो एक बार क्या था, मतलब मैं आपको शुरू से बताती हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ सो दैट लंबे समय तक याद रहे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, मैंने जब सारे नेचर को देखा ना, आई सो ऑल ऑफ नेचर, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग था, बहुत मतलब हेवनली लाइट से, है ना। और अब उन्हें वो ऐसा नहीं लगता, जब वो क्या हो चुके हैं, मतलब उनको लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक दैट फॉर मी एनी मोर, आज जब वो सुन रहे हैं, जब वो सुनते हैं किसको, स्प्रिंग,
स्प्रिंग वर्ड्स को हैप्पीली क्या कर रही हैं, वो सिंग कर रही हैं, है ना। आई लिसन टू द स्प्रिंग वर्ड हैप्पीली सिंगिंग। और वो देखते हैं किसको, न्यू लैम, मेमने को, जो क्या कर रहे हैं, होपिंग, फुदक रहे हैं चारों तरफ। तो फिर मतलब वो पहले जब इमोर्टलिटी वर्ड में जब शुरू में बात करते हैं तो वैसे बात करते हैं कि जैसे पहले जैसे मैंने नेचर को देखा था, फील किया था, अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, है ना। अब लेकिन जब वहाँ पे यहाँ पे जब इन्होंने ये कोट बोली है तब उन्होंने ये देखा, जल्दी उन्हें एक्सप्रेस, मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो थॉट हैं, अब ए टाइमली अटरेंस गेव दैट थॉट रिलीफ, एक जो थॉट है, जो अभी उन्होंने मतलब उन्हें क्या हुआ है, जो उन्होंने फील किया है रिलीफ, बेटर फील किया है ना। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और अब फिर से मैंने क्या किया है, आई हैव रिगेन्ड माई स्ट्रेंथ, अब फिर से मुझे क्या मिल गई है, अपनी स्ट्रेंथ मिल गई है। वो नेचर का आनंद ले रहे हैं इस टाइम पे, नेचर को बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये लाइन तब बोलते हैं कि एक टाइमली अटरेंस, एक समय के बाद जब मैं फिर से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो थॉट है उसने मुझे क्या कर दिया है, थॉट ने मेड मी फील बेटर, और अगेन मैंने क्या कर लिए, आई हैव गेन्ड माई स्ट्रेंथ, मैंने फिर से अपनी स्ट्रेंथ पा ली है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड। ये लाइन कहाँ पे है, ये बतानी है आपको। अब आप बताइए यहाँ लाइन कहाँ पे है। तो ये लाइन है द प्रलूड की। ओके, द प्रलूड की जो बुक 11 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। प्रलूड की बुक 11 की लाइन है ये। ओके, बुक 11 में जो पोएट है वो क्या करते हैं, वो डिस्पेयर में है, मतलब निराशा से मूव करते हैं किस पे, मतलब जो उनकी निराशा है। देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, धरती पे केवल एक ही सोसाइटी है, द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड। तो यहाँ पे जो बुक 11 है उसमें पोएट क्या कर रहे हैं, जो उनकी निराशा थी ना, वो निराशा में आ गए हैं। क्यों आ गए निराशा में, जो उनकी उम्मीदें थी ना कि वो क्या करेंगे, मतलब जो उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी ऑब्वियसली पेलूड के टाइम पे। तो फिर जब उन्हें रियलाइजेशन होता है ना कि जो उम्मीद है, उन्होंने उम्मीद लगा के बैठा था, मतलब जो उम्मीद लगा के वो बैठे थे कि जो उनकी उम्मीदें हैं, मतलब वो सब उन्हें क्या लगा, जिन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी कि सब ठीक हो जाएगा, वो उनकी उम्मीदें क्या हो गई, झूठी निकली। उनको पता चल गया उस समय फ्रांस और इंग्लैंड का बाढ़ चल रहा था, युद्ध चल रहा था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। तो उनका जो ड्रीम था कि वो क्या करेंगे फॉर द बेटर मैन ऑफ मैन, तो फिर उन्हें वो क्या लगा, वो सब उन्हें खाली लगा, मतलब उनको ऐसा लगा कि वो जो सब बना के बैठे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है ना। उनकी जो उम्मीदें थी वो किस में बदल गई, निराशा में, डिस्पेयर में बदल गई। यहाँ प्रलूड बुक 11 में इस तरह का सीन है। ओके, नेक्स्ट, वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस, है ना। जो हम पोएट होते हैं अपने यूथ में वो कैसे शुरू करते हैं, ग्लैडनेस में, खुशी में। बट देयर कम्स इन द एंड, लेकिन एंड में क्या होती है हमें, डेस्पोंडेंसी, निराशा और मैडनेस। ये किसने कहा है, ये बताना है आपको। ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। ओके, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। ओके, ये कहा है कि जब पोएट होते हैं ना यूथ में, मतलब जब हमारे जवानी के दिन होते हैं तो हम ग्लैडनेस में शुरू करते हैं, खुशी होती है वहाँ पे, और फिर जब एंड में आते आते हम क्या फील करते हैं, डेस्पोंडेंसी, निराशा, मैडनेस। ये उन्होंने रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बोला है। ओके, टाइटल इसका लीच गैदरर भी है। ओके, कंपोज हुई थी 1802 में और पब्लिश हुई 1807 में। पोएम इन 2 वॉल्यूम। ओके, नरेटिव पोएम है ये, ब्लैंक वर्स में आई थी और हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है। ओके, ये भी याद रखना है। और हार्डी ने जो ये है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसके बारे में ये बोला है, ये जो है द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, जो हमारी निराशा के लिए सबसे ज़्यादा क्योर करने वाली है हमारा ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वाज रिजेक्टेड टू गेट कमीशन इन द आर्मी ऑन द ग्राउंड ऑफिस। किसकी वजह से रिजेक्ट हो गए थे, वो रिजेक्ट हो गए थे शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से। ओके, ए प्ले ऑन द लेटर आई, इट्स सब टाइटल ऑफ, ये किसका सब टाइटल है, ये सब टाइटल है जोए का। ओके, अब ये पूछा जाए कि जोए किसका प्ले है, जोए है गाल्सवर्दी का। ओके, याद रखना है, जोए गाल्सवर्दी का है, जस्टिस भी गाल्सवर्दी का है, सिल्वर बॉक्स भी और द मोप भी, चारों जो ऑप्शन में हमारे चारों प्ले गाल्सवर्दी के हैं।
अब जो जोए का ये याद रखना है आपको, सबटाइटल है ए प्ले ऑन द लेटर आई। 3 एक्ट में आया था ये 1907 में। ओके, और जो ये प्ले है क्या दिखाता है, स्टेज दिखाता है एक यंग गर्ल पे, जब वो मतलब ग्रो करती है ना, बड़ी होती है इनटू ए लवर एंड वुमेन, तो इस तरह का है इसका। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द एपिग्राफ। कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें ये एपिग्राफ है, यू विल आंसर द स्लेव आर आर्स, ये बताना है। अब बताओ ये किसका है। ये जो लाइन है ना, यू विल आंसर द स्लेव आर आर्स, ये लाइन साइलोक की भी है। साइलोक कहाँ पे है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, आपको पता होगा ऑब्वियसली। तो यह लेकिन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे हमें गाल्सवर्दी के में बताना है। तो गाल्सवर्दी के किस प्ले का एपिग्राफ है ये है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का। ओके, मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब आया था, 1906 में। आपको याद होगा एक फोर्साइट सागा सीरीज आई थी जो 1906 से लेके 1922 तक चली थी। ओके, तो उसमें जो फर्स्ट था वो सीरीज का वो था नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आया था। फिर एक नॉवल और आया इन चांसरी, ये लिखा है ना ऑप्शन नंबर सी, ये आया था 1920 में। और एक नॉवल और था, इसमें 3 नॉवल थे और 2 इंटरलूड थे। तीसरा कौन था, टू लेट, 1921 में आया था, ये भी नॉवल था। ठीक है, तीनों नॉवल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, टू लेट, इन चांसरी। ओके, 3 नॉवल हो गए, 2 इंटरलूड हैं। इंटरलूड कौन कौन से हैं, इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, याद रखना है आपको, 1918 में आया था। और एक इंटरलूड है अवेकनिंग, ओके, 1920 में आया है। ओके, मैंने दोनों ऐसे याद किए हैं, मतलब ऐसे याद कर रखे हैं कि इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट वोबल से शुरू हो रहा है इंडियन, और अवेकनिंग ओके, अवेकनिंग भी किससे शुरू हो रहा है, वोबल से शुरू हो रहा है। तो जो इंटरलूड है वो दोनों वोबल से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने ऐसे याद किए हैं, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट लिंक्स द फॉलोइंग वुमेन रोमांटिक राइटर, कौन सी लिंक, मतलब ये जो वुमेन रोमांटिक राइटर्स हैं ना, क्लेरा रीव, मैरी एडवर्ड्स, एन रेडक्लिफ, क्या लिंक है इनमें, मतलब क्या चीज़ कॉमन है इनमें, तो ये सब ऑल आर गोथिक राइटर्स। आपने एन रेडक्लिफ का नाम सुना होगा, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये सब क्या है, गोथिक राइटर्स हैं। गोथिक प्ले के बारे में मैं आपको भी एक क्वेश्चन में और आएगा तब बताऊँगी। ओके, गोथिक प्ले क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, विच कैरिबियन राइटर री इंटरप्रिटेटेड शेक्सपियर, किस कैरिबियन राइटर ने मतलब व्याख्या की है शेक्सपियर्स के टेम्पेस्ट की, फिर से जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है उसकी फिर से व्याख्या की है। एंड द करेक्टर्स, जो करेक्टर्स है टेम्पेस्ट में, कौन सा, प्रोस्पेरो एंड कैलिवान की, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड कैरिबियन हिस्ट्री, किसने की है, ये क्या है, जॉर्ज लैमिंग ने। ओके, याद रखेंगे, इन्होंने फिर से इसकी व्याख्या की है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने जितने प्ले लिखे हैं ना, उससे ज़्यादा तो लोगों ने उन पे लिख के उनको क्या कर दिया, पॉपुलर कर दिया। अब देखो उन्होंने टेम्पेस्ट की फिर से व्याख्या कर दी जॉर्ज लैमिंग ने, तो ये फिर से चर्चा में आ गया होगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से शेक्सपियर भी पॉपुलर हो गए, हम आज इनको पढ़ रहे हैं। ओके, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंसीव्ड इन 1858। ओके, ये पब्लिश कब हुई थी ये बताना है। ओके, तो ये पब्लिश हुई थी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1928। ओके, अब हमें रोंग मैच बताना है। पिकरस्क नोवेल, टॉम जोन्स, गोथिक नोवेल द मॉन्क, हमें बताना है इसमें रोंग मैच। जो पिकरस्क नोवेल है ये एक मतलब टॉम जोन्स एक पिकरस्क नोवेल है। अब पिकरस्क जो नोवेल है, जो वर्ड है पिकरस्क, ये ड्राइव क्या है, मतलब लिया गया है फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो, जिसका मतलब क्या होता है, ए रोग, एक नेव, स्कॉन्ड्रल, उस पर लिखे जाते हैं ना एक ऐसे करेक्टर पे जो एक इस तरह का व्यक्ति होता है, दुष्ट। इसके बारे में आपको एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, जीआईसी में आया है। इट इज़ रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर एंड सैटरिक इन टोन। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। अब गोथिक नॉवल मैंने बताया था, आपको बताऊंगी। अच्छा, पहले टॉम जोन्स का तो बता दूँ कंप्लीट। तो जो टॉम जोन्स है हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। ओके, याद रखेंगे 1749 में लिखा था, और ये एक पिकरस्क नॉवल
है। ओके, इसमें जो मतलब हीरो होता है ना वो स्कॉन्ड्रल होता है। ओके, और बात करते हैं गॉथिक नॉवल की। गॉथिक नॉवल में क्या होता है, हाउंटेड प्लेस होते हैं ना, जो कैसे मतलब भूतियाना स्थान, मतलब उनका जिक्र होता है ऐसे प्लेस का। घोस्ट मिस्ट्रीज होती हैं मतलब, और सुपरनेचुरल एलिमेंट होते हैं। इस तरह का टॉपिक पे लिखा जाता है गॉथिक नॉवल। जो ये द मोंक है ये लिखा था मैथ्यू ग्रेगरी लुइस ने। ओके, 1795 में। ओके, ये गॉथिक नॉवल ही है, तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं एपिस्टोलरी नॉवल की। लेटर पे बेस्ड होता है ये। पामेला बहुत पॉपुलर है ये पामेला। 1740 में आया था। ओके, 1740 में सैमुअल रिचर्डसन का है। ओके, याद रखना है आपको। रीजनल नॉवल से कौन रिलेटेड है, हार्डी। यही हमारा आंसर है, हार्डी रिलेटेड है। और जो ये लिखा है फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमिथस, एक साइंस फिक्शन है। गॉथिक में कह सकते हैं, मतलब ये साइंस फिक्शन है, ये रीजनल नॉवल नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो गया, ये हमारा रॉन्ग मैच है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट, नाउ गुड डाइजेशन बेट ऑन एपिटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। ये कौन बोलता है लाइन, ये लाइन बोली है, याद रखना है आपको, मैकबेथ ने। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैकबेथ ने बोली है गुड डाइजेशन को क्या ज़रूरत होती है, डाइजेशन कैसे होगा हमारा, रिक्वायर्ड से गुड एपिटाइट। जब हमारी क्या होगी, एक अच्छी भूख होगी ना, तभी तो उसका डाइजेशन होगा। और जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, ऑन बोथ, वो दोनों चीज़ पे निर्भर करता है, डाइजेशन पे भी और एपेटाइट पे भी। डाइजेशन पे भी और हमारी भूख पे भी। ये ऐसा बोला है मैकबेथ ने। ओके, नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉन्टेस्टेड विरोध किया इस व्यू का। किस व्यू का, क्या विचार था कि द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कौन पोइट था जिसने ये व्यू एक्सप्रेस किया था, तो ये व्यू एक्सप्रेस किया था थॉमस ग्रे ने, कि जो लैंग्वेज ऑफ एज है ना, इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, वो कभी भी लैंग्वेज ऑफ पोइट्री नहीं हो सकती। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनकी थॉमस ग्रे की इस बात का विरोध किया था। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इट इज इसेंशली ए टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलेमिटी लीडिंग टू डेथ। व्हाट इज इट, किसकी बात चल रही है ये बात चल रही है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। एसी ब्रैडली, एसी ब्रैडली ने लिखी थी ना शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसी में कहा है ये। उन्होंने जो है एसी ब्रैडली ने एग्जैक्ट यही डेफिनेशन दी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में, कि इसेंशियली ज़रूरी क्या होती है, एक टेल ऑफ सफरिंग, एक सफरिंग की कहानी होती है ना, और एक ऐसी कैलेमिटी की जो उसे कहाँ तक लीड करती है, डेथ तक। अब आपने देखा होगा, उन्होंने बताया है एसी ब्रैडली ने कि उसमें मतलब हर करेक्टर में जो उनका मेन करेक्टर होता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में, क्या होता है, उसमें कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक इम्परफेक्शन होता है हीरो में, जो उसे किसकी तरफ ले जाता है, डाउनफॉल की तरफ। अब जैसे हैमलेट था, वो क्या था, इनडिसाइसिव था नेचर में, और मतलब वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसी वजह से क्या हुआ, उसका डाउनफॉल हुआ, है ना। उसने उसे कहाँ लीड कर लिया, हैमलेट को, डेथ तक। बाद में वो मर गया प्ले में। मैकबेथ है, उसका क्या था, ट्रेजिक फ्लॉ, वो ओवर एम्बिशियस था, वो चाहता था मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे मिले, है ना, उसे वो चाहिए थी गद्दी, है ना। और ओवर एम्बिशियस के चक्कर में वो क्या करता गया, मर्डर करता गया। तो उसके डाउनफॉल का कारण क्या बना, उसका एम्बिशियसनेस बनी, है ना। तो इसीलिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में मतलब ये डेफिनेशन दी है एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, वी आर नॉट बोर्न टू स्यू, ओके, बट टू कमांड। हु सेड दिस, ये किसने कहा है, रिचर्ड सेकंड में। रिचर्ड सेकंड में ये बोला है, ये बताना है हमें कि हमारा जन्म नहीं हुआ है किसके लिए, टू स्यू, मतलब हम पे मुकदमा चले, बट टू कमांड, हम कमांड देने के लिए पैदा हुए हैं। रिचर्ड सेकंड में बोला है, हिस्ट्री प्ले है। तो किसने बोला है ये बताना है हमें। तो हमें याद रखना है, ये स्टेटमेंट तो दिया है किंग रिचर्ड सेकंड ने ही, और ये याद रखना है कि जो ये सारे करेक्टर हैं ना, जॉन ऑफ गाउंट, ड्यूक ऑफ ऑमरल, ओके, और अर्ल ऑफ सैलिसबरी, ये अर्ल है,
ये वर्ड गलत लिखा है, आप इसको ठीक कर लेना। अर्ल ऑफ सैलिसबरी, जो ये सारे करेक्टर हैं ना ये सब किसके हैं? रिचर्ड सेकंड के हैं। ओके, याद रखना है आपको। जो ये जॉन ऑफ गॉन्ट है वो क्या है? ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर है, यानी कि रिचर्ड का अंकल। ओके, ड्यूक ऑफ ऑमरल कौन है? यॉर्क का बेटा है। ओके, और अर्ल ऑफ सैलिसबरी कौन है? रिचर्ड का, जो किंग रिचर्ड सेकंड है उनका फ्रेंड है। ओके, याद रखना है, सारे करेक्टर रिचर्ड सेकंड के हैं। कभी कभी करेक्टर का वो देके पूछ लेते हैं कि ये किस प्ले का करेक्टर है। ओके, और रिचर्ड सेकंड जो है लिखा हुआ है इंटायरली इन वर्स। ओके, ये भी याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिचर्ड सेकंड इज रिटन इंटायरली इन वर्स। ओके ओके, नेक्स्ट, मेंशन ऑफ फुटबॉल गेम इज फाउंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब ये बताना है कि फुटबॉल गेम जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है। ओके, तो ये बात किंग लियर में है, नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो किंग लियर में जो कैंट है वो ओसवाल्ड को टोंट करता है। ओसवाल्ड कौन है? गॉन्ड्रिल का स्टीवर्ड। गॉन्ड्रिल किंग लियर की डॉटर, उसका स्टीवर्ड है। तो वो उसको कहता है टोंट करते हुए एज बेस फुटबॉल प्लेयर, मतलब ख़राब फुटबॉल प्लेयर, वो इस तरह से कहता है। तो इसमें ये कैसा प्ले होगा किंग लियर है जिसमें फुटबॉल का जिक्र हुआ है। अब एक प्ले हो रहा है जिसमें फुटबॉल का जिक्र हुआ है, उसकी बात और करते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रही क्योंकि उस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दैट लाइक ए फुटबॉल यू डू स्पन मी दस, ये लाइन कहाँ पे है ये बताना है। तो ये लाइन कॉमेडी ऑफ एरर्स की है। तो यहाँ पे भी फुटबॉल का जिक्र है, तो ऐसे शेक्सपियर के 2 प्ले हो गए जहाँ पे फुटबॉल का मेंशन है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो ड्रोमियो ऑफ यूफिसस, ड्रोमियो ऑफ यूफिसस कहता है ये लाइन। ओके, और कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या है? शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है ना, और ये फॉलो करता है क्लासिकल यूनिटी को, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, है ना। 2 प्ले हैं ऐसे शेक्सपियर के जो फॉलो करते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स और टेम्पेस्ट। कॉमेडी ऑफ एरर और टेम्पेस्ट जो है वो फॉलो करते हैं क्लासिकल यूनिटी को, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। और जो ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना, इट वाज नॉट रिटन फॉर द पब्लिक थिएटर। ओके, याद रखना है। और जो इसका सोर्स है वो क्या है? मेनोकमी बाय प्लोटस, इसका सोर्स वो है। ओके, नेक्स्ट, मेंशन ऑफ टिक टैक गेम। ओके, जो किस प्ले में पाया गया शेक्सपियर के, ये बताना है। तो ये मेंशन है मीजर फॉर मेजर में। ओके, मेजर फॉर मेजर में लूसियो कहता है ये। ओके, और मेजर फॉर मेजर को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा गया है, ये भी पता है आपको। और इसका जो टाइटल है वो लिया गया है किससे? द बाइबल से, मेजर फॉर मेजर का, ये भी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स दिस डायलॉग अकर्स इन, ये डायलॉग कहाँ पे आता है? ये लाइन कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ये लाइन है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की। अब इसमें कहा क्या रहा है? इसमें जो कहना है वो ये है कि जो वो है ना, होम कीपिंग यूथ हैव एवर मेड होमली विट्स, ये लाइन बोली किसने? ये लाइन बोलता है बैलेंटाइन। ओके, इसमें जो 2 जेंटलमैन है ना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में 2 जेंटलमैन कौन हैं, तो वो हैं बैलेंटाइन और प्रोटियस। और ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन बोलता है वैलेंटाइन। ओके, याद रखना है आपको, वैलेंटाइन बोलता है। ओके, तो वैलेंटाइन क्या कहना चाह रहा है कि जो यंग पीपल होते हैं ना, यूथ हमारा, हु ऑलवेज स्टे एट होम, जो हमेशा कहाँ पे रहते हैं? घर पे रहते हैं। तो उनके पास जो माइंड होता है ना वो नैरोली फोकस्ड होता है, किस पे? उन्हीं मैटर्स पे जो रिलेट करते हैं किससे? होम लाइफ से, है ना। समझ गए आप? मतलब जो उनका जो माइंड होता है ना, जो लोग घर पे रहते हैं उनका जो माइंड होता है ना डल होता है, और माइंड कैसा होता है? जो क्या ना करे, चीज़ों की कल्पनाएं ना कर सके, इनोवेटिव माइंड नहीं होता उनका। तो ये कहना है कि जो होम कीपिंग यूथ है ना, उनका जो माइंड है ना वो भी कैसा होता है? होमली बिट, मतलब उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जो रिलेट करती हैं किससे? होम लाइफ से। ओके, अब आप, आई थिंक मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपका। ओके, और ये जो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना है इसको कंसिडर किया गया है
फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, कुछ लोगों के द्वारा, मतलब कुछ राइटर के द्वारा, बट जो E.K. चैम्बर्स है उसने कंसिडर किया है कि हेनरी 6 पार्ट 2 फर्स्ट प्ले है किसका, शेक्सपियर का। ओके, और टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना एक ऐसा प्ले है, पहला प्ले जिसमें जो हीरोइन है ना वो ड्रेस करती है, ड्रेस बना मतलब खुद को ड्रेसअप करती है एज ए बॉय। ओके, नेक्स्ट, स्वीट मेलोडीज आर दोज दैट आर बाय डिस्टेंस मेड मोर स्वीट। स्वीटेस्ट मेलोडी वे होती हैं जो डिस्टेंस से क्या हो जाती हैं, और स्वीट हो जाती हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, डिस्टेंस से जब ज़्यादा लोगों के बीच में दूरियाँ होती है तो उनमें ज़्यादा प्यार होता है, यही कहना चाह रहा है वो। तो जो स्वीटेस्ट मेलोडी होती हैं वही हैं जो डिस्टेंस से और स्वीट हो जाती हैं, है ना। जब लोग कभी कभी मिलते हैं तो उनके बीच में थोड़ा प्यार रहता है, और जो लोग मतलब हर टाइम साथ रहते हैं तो उनमें थोड़ा तो ये कहाँ पे आया है ये बताना है। तो ये आया है पर्सनल टॉक में। ओके, अब ये पर्सनल टॉक किसका है, एक पोएम है पर्सनल टॉक के स्टैंजा 2 में ये बोला है लाइन वर्ड्सवर्थ ने। ओके, याद रखना है आपको। और द फाउंटेन ये भी वर्ड्सवर्थ का है। ये जो चारों ऑप्शन है हमारे चारों वर्ड्सवर्थ के हैं। ओके, द ओक एंड द ब्लूम वर्ड्सवर्थ का, द फाउंटेन वर्ड्सवर्थ का, पर्सनल टॉक वर्ड्सवर्थ का, येरो रिविजिट ये भी वर्ड्सवर्थ का है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि द ओक एंड द ब्रूम ये किसने लिखा है, ये वर्क किसका है, तो हम याद रखेंगे ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, नेक्स्ट, एज इन द आई ऑफ नेचर ही हैज़ लिव्ड सो इन द आई ऑफ नेचर लेट हिम डाई। जब वो प्रकृति की गोद में ही, प्रकृति की उसमें ही हैज़ लिव्ड वो रहा है, मतलब वो जीवित रहा है, तो सो इन द आई ऑफ नेचर तो प्रकृति की उसमें ही गोद में उसके क्या करने दो, लेट हिम डाई, उसको मरने दो, सीधा सा लाइन है। अब ये बताना है लाइन आई कहाँ पे है, तो ये लाइन आई है सी ड्वेल्ट जस्ट सेकेंड, ये लाइन आई है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे। ओके, इसमें आई है, याद रखना है आपको। ओके, और सी ड्वेल्ट जस्ट सेकेंड, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, मैंने ना ये थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया, ये सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे की लाइन नहीं है, ये लाइन है द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर की। ओके, याद रखना है आपको, सॉरी। तो एज इन द आई ऑफ नेचर ही हैज़ लिव्ड, उसमें तो वैसे भी ही से समझ गई, ही ये इसकी बात चल रही है ओल्ड बैगर की। ओके, और सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे ये किसकी है, ये लूसी सीरीज की पोएम है ना, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ओके, तो एज इन द आई ऑफ नेचर ही हैज़ लिव्ड, तो जैसा कि वो रहा है नेचर की उसमें गोद में, तो नेचर की गोद में इसको मरने दो। ओल्ड कम्बरलैंड बैगर किसकी है, वर्ड्सवर्थ की। ओके, कंपोज हुई थी ये अराउंड 1798 और पब्लिश हुई 1800 में। ओके, याद रखेंगे 1798 में लगभग कंपोज हुई थी और पब्लिश हुई थी 1800 में। 1800 का जो लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन था ना, लिरिकल बैलेट का फर्स्ट एडिशन कब आया है 1798 में, और सेकंड कब आया था 1800 में, तो उसमें पब्लिश हुई थी ये ओल्ड कम्बरलैंड बैगर। जो हमारे चार ऑप्शन है ना, चारों ही वर्ड्सवर्थ के हैं, याद रखेंगे। हैंड टू हैंड पोएम के नाम और याद करते रहो, कौन सी किसकी है, नटिंग वर्ड्सवर्थ की, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे ये तो है ही लूसी सीरीज वाली, और ये भी ओल्ड कम्बरलैंड बैगर भी, और BR7 चारों वर्ड्सवर्थ की हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस। ये लाइन बतानी है आपको, ये कहाँ की है। ओके, तो द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, जो मिडनाइट है ना, आधी रात्रि के जो मिडनाइट के स्टार्स हैं वो उसके लिए क्या रहे हैं, डियर, वो उसके लिए क्या रहेंगे, प्रिय मतलब प्यारे रहेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, और वो झुकाएगी अपने मतलब कानों को, इन मैनी ए सीक्रेट प्लेसेस, मतलब बहुत सारे जो उसके सीक्रेट प्लेसेस हैं ना वहाँ पे वो लीन करेगी, झुकेगी अपने कानों को सुनने के लिए ना, ये कहा है। किस में है ये लाइन, तो ये लाइन है 3 years सी ग्रो इन सन एंड शावर। ओके, ये भी सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट की, लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन 1800 वाला, कंपोज हुई थी 1798 में। ओके, और पब्लिश हुई थी 1800 में सेकेंड एडिशन में। ओके,
और मैंने आपको बता दिया ये लूसी सीरीज में जो 5 पोएम है ना, उसमें से ही एक है ये। इसका सबटाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर, याद रखना है आपको। और जो सबटाइटल है ना इसका, एजुकेशन ऑफ नेचर, वो प्रोफेसर पॉल ग्रेब ने दिया था। ये क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि किसने दिया था, तो वो दिया था प्रोफेसर पॉल ग्रेब ने। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर द म्यूज और लव कॉल दी हिज मेट, बोथ देम आई सर्व एंड ऑफ देयर ट्रेन एम आई। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओके, ये बताना है आपको। ये ना आखिरी 2 लाइनें हैं। अब ये लास्ट 2 लाइन किसकी हैं? ये लास्ट 2 लाइनें हैं टू द नाइटिंगेल की। ओके, अब टू द नाइटिंगेल किसने लिखा है? टू द नाइटिंगेल है जॉन मिल्टन का सोनेट, है ना, याद रखना है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, टू द नाइटिंगेल, हाउ सून हैड टाइम। ओके, तो टू द नाइटिंगेल का है ये, और टू द नाइटिंगेल जॉन मिल्टन का सोनेट है। और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो, वेदर द म्यूज़ और लव कॉल दी हिज मेट, है ना, चाहे म्यूज़ हो चाहे लव हो, बोथ देम आई सर्व, दोनों को मैं क्या करता हूँ, सर्व मतलब उनकी सेवा करता हूँ, एंड ऑफ देयर ट्रेन एम आई, मतलब इसी तरह से मैं ट्रेंड हुआ हूँ, है ना, नाइटिंगेल में बोला है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट हर्ड बिफोर द सैलो कुकूज बिल पोर्टेंट सक्सेस इन लव। फर्स्ट हर्ड मैंने पहली बार सुना है, बिफोर सैलो कुकू जो मतलब सैलो होता है, कुकू पक्षी का नाम है। आप ये भी याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुकू का मेंशन किस में है, तो ये भी याद रखेंगे किस में मेंशन है कुकू वर्ड का। ये मेंशन है टू द नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल की बात चल रही है, और मैंने अभी बताया था टू द नाइटिंगेल किसका है, सोनेट है, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट भी। जस्ट अ सेकेंड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे किसका है, ये जॉन मिल्टन का है। ओके ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डोंट डू एवरीथिंग। अब बताओ ये किसका मतलब है? एक लैटिन वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे बताना है हमें, ये हमारे सिलेबस से कनेक्टेड है, मैंने इसलिए मेंशन किया है। तो ये मीनिंग है जोनास फैक्टोटम। जस्ट ए सेकेंड, ये किसका है? जोनास फैक्टोटम। अब जोनास फैक्टोटम ये क्या है? सुना है वर्ड? ऑब्वियसली सुना होगा, अगर शेक्सपियर पढ़ा है तो सुना ही होगा। तो इसमें क्या है, जो जोन डू एवरीथिंग, मतलब जोन जो है सब कुछ कर सकता है ना। तो जोनास फैक्टोटम ये किसने बोला था? ये किसकी लाइन थी? ये रॉबर्ट ग्रीन, सुना है नाम आपने? सॉरी, ग्रीन की लाइन थी ये। जो ग्रीन है उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोला है कि शेक्सपियर क्या है? जोनास फैक्टोटम, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सुना है ये इडियम? इसका मतलब है कि आता सब कुछ है और परफेक्ट किसी चीज़ में नहीं है, मास्टर ऑफ नन, है ना, किसी चीज़ कोई काम में परफेक्ट नहीं है। ओके, और करते सब हैं। जैसे उन्होंने क्या क्या शेक्सपियर ने ट्रेजेडी भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, सोनेट भी लिखी, ट्रेजी कॉमेडी भी लिखी, रोमांसेस भी लिखे, है ना, सब लिख दिया ना उन्होंने। तो रॉबर्ट ग्रीन ने क्या किया? शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया। वो क्या है एक, और क्या बोला था उनके बारे में? उन पे आरोप लगाया था किसका? प्लेजरिज्म का, साहित्यिक चोरी का, कि उन्होंने क्या किया, हमारे वर्क को चोरी कर करके, और उनमें वो मतलब अपनी पन लैंग्वेज इस्तेमाल करके, और उनको क्या कर लिया? अपना बना लिया। ओके, तो उन्होंने बोला कि अब स्टार्ट क्रो है ना, ब्यूटिफाइड पिदार फीदर, हमारे ही पंखों से क्या हुआ है? ब्यूटिफाइड हुआ है, ऐसा मानना था किसका? रॉबर्ट ग्रीन का। ओके, नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल, पब्लिश्ड इन द ईयर। जो लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने सैमुअल जॉनसन की लाइफ पे लिखी थी जेम्स बॉसवेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिश ईयर बताना है हमें इसका। ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1791 में। ओके, याद रखना है कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन किसने लिखी है? जेम्स बॉसवेल ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट, डिक्शनरी का तो आपको पता ही है, डिक्शनरी कब आई थी? 1755 में, जॉनसन की डिक्शनरी। हाँ, ये ऑप्शन है ना 1755 वाला। इस ईयर में क्या हुआ था? जॉनसन की डिक्शनरी आई थी। 5 एडिशन पब्लिश हुए थे उनके, इस डिक्शनरी के, उनके पूरे लाइफ टाइम में, जॉनसन के, सैमुअल जॉनसन। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ थॉमस पर्सी इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? कौन है ये? याद रखना है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में थॉमस पर्सी हैं अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। ओके, याद रखेंगे। और थॉमस पर्सी तो अर्ल ऑफ
वॉरसेस्टर हैं। ओके, जो ये वर्ड लिखा है ना, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्थम्बरलैंड, इनका भाई, इनका भाई है थॉमस पर्सी। ओके, और एक इसमें अर्ल ऑफ मतलब हेनरी पर्सी हैं, उसको बोला गया है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ओके, यहाँ पे ये अर्ल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, वो किसको बोला गया है, याद रख लेना आप, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड बोला गया है किसको, बता देती हूँ मैं आपको, कभी हेनरी पर्सी आ जाए। हेनरी, मेरे पास पेन नहीं है तो इसलिए इस पर लिखने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। हेनरी पर्सी है। ओके, कौन है, अर्ल, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड हेनरी पर्सी है, HENRY। ओके, और थॉमस पर्सी कौन है, अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर। ओके, याद रखेंगे। सोर्स आपको पता ही है हिस्ट्री प्ले का, वही क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलिंसेट। और जो ये हेनरी फोर्थ है ना, इसकी सीरीज है, इसका सोर्स डेनियल का एक हिस्टोरिकल पोएम आया था, द सिविल वॉर, वहाँ से भी लिया है कुछ रेफरेंस शेक्सपियर ने। ओके, जस्ट सेकेंड। नेक्स्ट, फ्रॉम इंडियन ब्लड यू डीम हिम स्प्रंग, ये लाइन कहाँ पे कोट है। ओके, ये बताना है। ये लाइन है रूथ की। ओके, याद रखना है रूथ किसकी है, ये तो याद रखना है रूथ किसकी है, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, अरे आप ऐसे याद कर लो। वर्ड्सवर्थ की हैं जिप्सी, ये भी वर्ड्सवर्थ की है, माइकल भी वर्ड्सवर्थ की है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस भी वर्ड्सवर्थ की, तीनों चारों वर्क वर्ड्सवर्थ के हैं। और ये लाइन फ्रॉम इंडियन ब्लड, इंडियन ब्लड से यू डीम हिम स्प्रंग, तुम उसे देखोगे क्या करते हुए, मतलब यू डीम हिम स्प्रंग, स्प्रंग उछलने को बोलता है ना। तो ये लाइन कहाँ पे आई है, रूथ में आई है। ओके, एक नरेटिव पोएम है रूथ, और ये स्टोरी बताती है एक यंग वुमेन की जिसका नाम रूथ होता है, और एक सिंपल और वर्चुअस लाइफ रहती है वो एक रूरल विलेज में, है ना, गांव में। और जो ये पोएम है ये एक्सप्लोर करती है, इसकी जो थीम है वो ये है, लव, नेचर, पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट, नथिंग लाइक द सन, ए स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ 1964, ये एक फिक्शनल बायोग्राफी है। ये किसने लिखी है, नथिंग लाइक द सन, कुछ भी सूरज के जैसा नहीं, एक स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ। ओके, ये भी याद रखेंगे। ये है एंथनी वर्गीज की। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ लीडिंग द आर्मी, कौन आर्मी को लीड कर रहा था, दैट लैंड्स एट डोबर इन किंग लियर, कौन लीड कर रहा था, वो लीड कर रही थी कॉर्डेलिया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इन इंग्लिश, कौन सा है अर्लीस्ट प्रोज रोमांस, मोर्टेड डी अर्थर, नाम सुना होगा आपने इसका, याद रखना है आपको। ओके, 1485 में आया था ये, यहाँ लिखने को स्पेस भी नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, कब आया था ये, 1485 में। ओके, याद रखेंगे किसका है, सर थॉमस मैलोरी का। ओके, अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट, विच ईयर इज कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क, अब बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा आपका आंसर, कौन सा ग्रेटेस्ट पीरियड है उनका। तो ये है 1587 से लेके 1611 तक। अब आप देख लो, सारे हिस्ट्री प्ले आए हैं इसी पीरियड में। एज यू लाइक इट 1600 में आया था, ओल्स वेल दैट एंड्स वेल 1604-5 के आसपास आया है। कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593 में आया। लव स्लेवर लोस्ट 1595 में आया। मेजर फॉर मेजर 1604 में आया। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 में आया था। ट्वेल्थ नाइट 1601 में आया था 1601 में। रोमियो एंड जूलियट 1595 में आया था 1595 में। टाइटस एंड्रोनिकस 1590 में आया है। मतलब हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, ट्रेजेडीज उनकी सारी इसी पीरियड के दौरान आई हैं 1587 से लेके 1611 के बीच में, है ना। एंटोनियन क्लियोपेट्रा, सारे मतलब इनके जो ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी हैं वो सब इसी में हुई हैं। तो याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है शेक्सपियर के लिए, हमारे लिए नहीं, शेक्सपियर के लिए हमें तो याद करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एज ए ह्यूज स्टोन इट समटाइम्स सीन टू लाइव काउज्ड ऑन द बाल्ड टॉप ऑफ एन इमिनेंस, ये लाइन कहाँ पे है। ओके, तो ये लाइन है, याद रखना है आपको, रिवॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की। ओके, एक
8th स्टैंजा में है ये लाइन, मतलब 8वां स्टैंजा है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। और एक टर्निंग पॉइंट आता है पोएम में, जो पोएट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नए करेक्टर को, और मतलब वो बता रहे हैं कि एक जैसे ह्यूज स्टोन होता है ना, बहुत बड़ा स्टोन, तो वो कभी कभी क्या लगता है हमें, समटाइम्स क्या लगता है हमें, वो एक लाई, झूठ है वो, काउज्ड, जो बिछा हुआ है किस पे, ऑन द बाल्ट ऑफ एन इमिनेंस। इमिनेंस मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता पे, जो टॉप है ना किसी किसका, मतलब माउंटेन का। इस तरह से मतलब उन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि एक मतलब वो कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि जो ओल्ड मैन है ना, वो लग रहा है जैसे लुक लाइक ए ह्यूज स्टोन, एक बड़ा पत्थर हो, कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन के टॉप पे। अब पूरी समरी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा इसकी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की, कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें वर्ड्सवर्थ। एक लाइन से क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉटर्स डिड जॉन मिल्टन हैव। ओके, ये बताना है। अब बताओ जॉन मिल्टन की कितनी डॉटर थी। ये तो सबको पता है कि जॉन मिल्टन ने कितनी शादियाँ की थी, 3 शादियाँ की थी। अब डॉटर कितनी थी और कौन कौन है, ओके, ये भी बताना है। तो जॉन मिल्टन की ये जो डॉटर हैं तीनों, याद रखना है आपको, तीनों का नाम मेंशन कर दिया, एनी, मैरी और डेबरा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जॉन मिल्टन की डॉटर थी। 1642 में ना मिल्टन जो है वापस लौटे थे एक ट्रिप से, ठीक है, एक 16 ईयर ओल्ड ब्राइड के साथ। नाम क्या था उनका, मैरी पॉवल, मैरी पॉवल के साथ। और जब भी क्या हुए, मतलब मैरी पॉवल से अलग हो गए थे, उनका डिवोर्स हुआ था, आपको पता ही है, अलग हुए थे, स्ट्रेंज फ्रॉम मैरिज। तब उनके मतलब तभी भी उनके जो मैरी पॉवल थी, उनके 3 डॉटर्स थी और एक सन। डॉटर्स का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एनी, मैरी और डबोरा। ओके, और जो उनका सन था, केवल बेटा एक जॉन, वो क्या हुआ था, डाइड, मर चुका था। कब, बचपन में, यू नो, इन्फेंसी, इन 1651 में। ओके, और उनकी जो वाइफ थी मैरी पॉवल, वो भी तभी उसके नेक्स्ट ईयर ही 1652 में उसकी उनकी भी डेथ हो गई थी। ओके, और मिल्टन ने 3 शादियाँ की हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पहले तो मैरी पॉवल से की है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और 1656 में उन्होंने शादी की है कैथरीन वुडकॉक से। ओके, और उस समय क्या होता है, जो मदर और चाइल्ड दोनों होते हैं ना, बच्चा, वो मर जाते हैं 1658 में। ओके, और जब उन्होंने थर्ड टाइम, तीसरी बार शादी की थी 1663 में, 1663 में, तो उन्होंने शादी की थी किससे, एलिजाबेथ मिंसल से, एक लेडी थी, उनसे काफ़ी छोटी थी वो, किससे, मिल्टन से। और जो उनकी ये डॉटर है ना मिल्टन की, एनी, मैरी और डेबोरा, है ना, उन्होंने मतलब काफ़ी इस बात के अगेंस्ट थी, किसके, मिल्टन की तीसरी शादी के। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मिल्टन के जो इनकी बेटियाँ थी, मिल्टन से ज़्यादा इनकी बनती नहीं थी, काफ़ी इनका वर्क भी कुछ मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इनकी तीनों बेटियां हैं, तीनों डॉटर हैं, उनकी कंपेयर किंग लियर की भी तो 3 डॉटर थी ना, उससे की है किसी राइटर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स इन पैराडाइज लॉस्ट। अगर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तब, तो कितनी लाइनें हैं पैराडाइज लॉस्ट में, हमें ये बताना है। तो पैराडाइज लॉस्ट में लाइन है 10565। ओके, 12 बुक्स में है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, और पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन्ड में कितनी लाइन है, पैराडाइज रिगेन्ड में लाइन है 2000, मतलब 2056। ओके, नेक्स्ट, इन द प्ले हेनरी फिफ्थ में हेनरी वांटेड टू कन्क्यूर विच कंट्री। हेनरी किस देश को जीतना चाहता था हेनरी फिफ्थ में, तो हेनरी जीतना चाहता था फ्रांस को। ओके, याद रखना है, किंग हेनरी फिफ्थ कब आया था, 1599 में। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया आई थिंक कि ये फोकस करता है हेनरी फिफ्थ के में, जो इसमें इवेंट है वो किसके पहले, जो बैटल ऑफ एजनकोट था 1415 का, ड्यूरिंग द 100 ईयर वार, उसके इर्द गिर्द घूमता है ये हेनरी फिफ्थ प्ले। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग मोर फोली। ये लाइन बतानी है आपको, बताओ कहाँ से है। तो ये लाइन है एज यू लाइक इट की। ओके, एज यू लाइक इट में एमिस बोलता है, वो क्या कह रहा है, ये जो पीपल होते हैं ना प्राय, वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं होते, अपने फ्रेंड्स के लिए सच्चे नहीं होते, है ना, अपने लव्ड वन के लिए। जो मोस्ट फ्रेंडशिप है वो कैसी है, मतलब ऐसी दिखावटी है, यू नो, फेक है।
और जो उनका एंड मोस्ट लविंग और होली, और जो उनका प्यार है ना वो रियल नहीं है, वो फेक है। एज लाइक इट में एमिन्स। ओके, कौन बोलता है ये? एज लाइक इट में करेक्टर आया था ना, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, AMIENS, एमिन्स बोलता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज अ पोएट्स पोएट, किसको जाना जाता है पोएट्स पोएट के रूप में? उसको जाना जाता है स्पेंसर को। ओके, किसने बोला था? चार्ल्स लैम ने बोला था उनको पोएट्स पोएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक? फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक कौन है? फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक है हमारे ड्राइडन। ओके, याद रखेंगे, ड्राइडन है। और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है? एरिस्टोटल है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है? ड्राइडन है। और किसने बोला है उनको, ड्राइडन को, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? वो बोला है डॉक्टर जॉनसन ने, ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, द टर्म द प्लाइजर नॉवल इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करता है वो? याद रखना है एंथनी ट्रलोप से। ओके, एंथनी ट्रलोप एक सीरीज है ये, एंथनी ट्रलोप की प्लाइजर नॉवल की सीरीज है, याद रखना है। पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ पे लिखी है। ओके, नेक्स्ट, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, कौन था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का जिन्होंने नॉमिनेट किया था गाजवर्दी को फॉर नाइटहुड इन 1917? ये सबको पता होगा कि नाइटहुड ऑफर किया गया था उनको, मतलब नॉमिनेट किया गया था 1917 में। किया किसने था, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किया था? तो याद रखना है डेविड लॉयड जॉर्ज ने किया था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ना उन्होंने बहुत ज़्यादा, गाजवर्दी ने मतलब हार्डवर्क किया था, किसके लिए? जो बाउंडेड, मतलब जो घायल ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके रिलीफ के लिए हॉस्पिटल में फ्रांस के। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके रिकग्निशन के लिए, मतलब इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, तो जब उनका कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर में और उन पब्लिक सर्विस जो उन्होंने की थी, इसके लिए उन्होंने जो है उन्हें ऑफ़र किया गया था क्या? नाइटहुड 1917 में। फिर उन्होंने उसको डिक्लाइन भी कर दिया था, किया था। कुछ बुक में 18 मतलब 1918 मिलता है, और कुछ में जो कुछ मतलब बुक हैं उनमें 1919 मिलता है। ओके, मुझे 1918 में पे जाऊंगी। ओके, अगर पेपर में मुझे जाना होगा तो आप देख लेना जो भी है, बट थोड़ा विवादों वाला है ये। बट लेकिन जो गाल्सवर्दी हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था। उन्होंने ऐसा लगता था कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, मतलब लिटरेचर लिखना अपने आप में एक रिवार्ड है, अपने आप में एक इनाम है, उसके लिए कोई उपाधि लेने की ज़रूरत नहीं है, नाइटहुड वगैरह। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट, विच वाज द फैमिली बिजनेस ऑफ गाल्सवर्दी फैमिली? गाल्सवर्दी की फैमिली का बिजनेस क्या था? तो उनका फैमिली बिजनेस था शिपिंग। ओके, याद रखेंगे, शिपिंग था। ऐसे जो गाल्सवर्दी थे ना वो एक लॉयर, मतलब वकील के बेटे थे। लॉयर के उनके जो फादर थे ना वो चाहते थे कि वो क्या बने, टू बी ए बैरिस्टर, एक बैरिस्टर बने। ओके, इसलिए उन्हें जो है बार जो काउंसिल बार होते हैं वहाँ पे 1890 में बुलाया भी गया था, मतलब वो गए भी थे, बट वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, लिटिल, बहुत कम। और उन्होंने वो कहते हैं, कौन? गाल्सवर्दी ने खुद बोला है कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थोरोली। ठीक है, क्या मतलब? मैंने बहुत सारी चैम्बर्स में पढ़ाई की है और प्रैक्टिस ना के बराबर की है, नॉट एट ऑल, और अपना जो प्रोफेशन है उसको मैंने क्या किया है, डिसलाइक किया है, पसंद नहीं किया है, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं था प्रोफेशन, तभी तो बाद में क्या बने, मतलब उन्होंने वर्क लिखे, लिटरेरी वर्क लिखे। तो ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड गाल्सवर्दी अटेंड हैरो टू स्टडी लॉ? तो कब अटेंड किया था उन्होंने? तो उन्होंने अटेंड किया था 1881 से लेके 1886 तक, जो जहाँ पे उन्होंने हैरो मतलब ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो जो उनका कॉलेज का नाम था, कॉलेज का नाम भी पूछा सकता है, तो याद रखना है उस कॉलेज का नाम था, याद रखेंगे, न्यू कॉलेज। ओके, न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था उन्होंने, मतलब वहाँ पे हैरो स्कूल स्टडी करने के लिए। और फाइनली जब वो ग्रेजुएट हुए विद ऑनर्स इन लॉ फ्रॉम न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, तो वो हुए 1889 में। ओके, याद रखेंगे ये पॉइंट भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्फ्लुएंस्ड गाल्सवर्दी राइटिंग, किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था गाल्सवर्दी की राइटिंग को? तो आपको पता होगा एडा गाल्सवर्दी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे थे वो, लेकिन यहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब राइटिंग की बात चल रही है, मतलब वो वर्क के लिए इन्फ्लुएंस हुए थे एडा गाल्सवर्दी से। उन्होंने जो अपनी फोर्साइट वाली सीरीज़ लिखी है वो एडा गाल्सवर्दी जो उनकी वाइफ थी उन्हीं से इंस्पायर होकर लिखी है। लेकिन हमारा यहाँ आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ओके, आपने इनका नाम भी सुना होगा, इवान सर्गविच, तुरंगजेव और मोसापा। ओके, इनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखी है, मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होके नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस हुए वो। जस्ट अ सेकेंड, मैंने ना गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्फ्लुएंस्ड, कौन इन्फ्लुएंस हुआ था गाल्सवर्दी की राइटिंग से? तो गाल्सवर्दी की राइटिंग से ये दो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, और गाल्सवर्दी किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? गाल्सवर्दी मैंने आपको बताया अभी कि फोर्थ साइड सागा वाली सीरीज उन्होंने एडा गाल्सवर्दी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी, मतलब उनसे इंस्पायर होके। ओके, नेक्स्ट, विच वार डिड गाल्सवर्दी ज्वाइन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड? तो कौन सा मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था? तो वो ज्वाइन किया था लिंकन इन। ओके, याद रखेंगे। जस्ट ए सेकेंड, कौन सा? याद रखेंगे, लिंकन इन। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड गाल्सवर्दी ब्रीथ हिज लास्ट इन 1933? कहाँ पे गाल्सवर्दी ने अपनी आखिरी सांस ली थी? याद रखना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ली थी उन्होंने ग्रोव लॉज में। ओके, कब ली थी ये भी याद रखना है, 31 जनवरी 1933 में, है ना, 1933 में ली थी अपनी आखिरी सांसें। ब्रेन ट्यूमर से मरे थे वो, ये भी याद रखना है आपको, किस बीमारी से मरे थे? ब्रेन ट्यूमर से। और गाल्सवर्दी का जो क्रिमेशन हुआ था ना, अंतिम संस्कार, वो कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखना है, वॉकिंग में। ओके, वो वॉकिंग में हुआ था उनका अंतिम संस्कार। ओके, जस्ट ए सेकेंड, सही से लिख देती हूँ इसको, वॉकिंग में हुआ था। ठीक है, और गाल्सवर्दी की जो एसेज है, मतलब राख, उसको बिखेरा गया था, स्कैटर्ड बिखेरा गया था साउथ डाउन्स में। ओके, उसको कहाँ पे बिखेरा गया था? साउथ डाउन्स में, ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु इस्टेब्लिश्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1902? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1902 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? ये इस्टेब्लिश किया था किंग एडवर्ड 6 ने। ओके, जस्ट सेकेंड, ये इस्टेब्लिश किया था किंग एडवर्ड 7 ने। ओके, याद रखेंगे, किंग एडवर्ड 7 ने इस्टेब्लिश किया था, मतलब स्थापित किया था। और मिला कब था गाल्सवर्दी को? ये भी तो याद रखना है। उन्हें जो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था वो मिला था 1929 में। ओके, हमें याद रखना है, गाल्सवर्दी ने एक्सेप्ट किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में। और गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1932 में। ओके, थैंक यू।